एक सेकेंड, हाँ अब रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। तो दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल जो मैंने बताई है, ये दिस इज द एग्जांपल। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया किस तरह से होता है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या है? अब हम एप्लीकेशंस देखेंगे। तो इनकी एप्लीकेशंस जो है, आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रही है? एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा, तो अब हमने बेसिक तो पढ़ लिया है। बेसिक क्या इंट्रोडक्शन होता है, मींस बायो, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और होती क्या है बायोटेक्नोलॉजी, और ये तो हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन है जीन थेरेपी में। अब जीन थेरेपी क्या होती है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये देख लें कि कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशंस होती है। बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की, इसको बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी दोनों मीन्स कह सकते हैं, क्योंकि मीन्स हम फॉर एग्जांपल कोई भी बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल को या कोई भी मीन्स बायोलॉजिकल कंपोनेंट को हमारी बॉडी के या डिफरेंट बॉडी के, ह्यूमन बीइंग या एनिमल के डिफरेंट बॉडी सेल्स या उनके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, जो मेडिकली यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उनको मेडिकली प्रोड्यूस करके अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, या किसी भी डिजीज के क्योर के लिए यूज कर रहे हैं। तो सो दिस इज द मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और दूसरी मीन्स एक और टर्म है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी दैट इज यूज फॉर इन एग्रीकल्चर। इसमें क्या फर्क है? मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी फॉर इज दैट वन जिसमें हम डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को जेनेटिकली मॉडिफाई करके फॉर द क्योर ऑफ द डिजीज यूज कर रहे हैं मेडिकली। सो दैट इज द मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो अब ये मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होती है, फिर उनको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ होती है? जीन थेरेपी में। अब ये जीन थेरेपी क्या होती है इसे हम बाद में देखेंगे। पहले हम बस ये हमें याद रखना है कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन मीन्स कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। हम अगर कोई भी थ्रू बायोटेक्नोलॉजी कोई भी ह्यूमन बीइंग के या एनिमल के किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को, ठीक है, हम मॉडिफाई कर रहे हैं और उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी डिजीज को क्योर करने में, या किस 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 तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जीन थेरेपी में, जीन थेरेपी क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बस ये देख ले। दूसरा कहाँ है? स्टेम सेल थेरेपी में। ठीक है, तीसरा क्या है? रिकम्बिनेंट फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, फोर्थ वन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये क्या होता है ये बाद में देखेंगे। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये बाद में देखेंगे। और कहाँ यूज कर सकते हैं? एंटीबॉडी थेरेपी। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं? टिश्यू इंजीनियरिंग। ठीक है, और कहाँ इनके एप्लीकेशन है? डायग्नोस्टिक्स में। ठीक है, तो अब ये एंटीबॉडी थेरेपी क्या है? सबसे पहला हम देखते हैं कि हम मेडिकली जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है ये एप्लीकेशन एंटीबॉडी थेरेपी में कहाँ है। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी जो कोरोना चला हुआ है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज कोरोना? कोरोना इज अ वायरल डिजीज। ठीक है, तो जब बॉडी में वायरल डिजीज होती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, जब कोई भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम नेचुरली क्या करता है? एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करता है। दिस इज द नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी। कि क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या कोई दूसरा पार्टिकल हो जो हमारी बॉडी में एंटर होता है, जो हमारी बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं होता, तो क्या करता है, हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट वाइट ब्लड सेल वर्क करते हैं टुगेदर। तो वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज एंटीबॉडी? एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन। ठीक है,
तो इसकी शेप इस तरह से कुछ होती है। तो ये एक प्रोटीन होती है एंटीबॉडी, और वो व्हाट दिस एंटीबॉडी डज, ये एंटीबॉडी क्या करती है कि उस वो जो फॉरेन पार्टिकल आता है, मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल आता है ये है, दिस वन दी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कुछ इस तरह की प्रोटीन होती है, 2 हैवी चेन होती है, इसमें 2 लाइट चेन होती है, बस ये प्रोटीन होती है, आपको याद रखना है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी होती है, इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 साइड्स होती हैं। एक होता है एंटीबॉडी कैप्चरिंग साइट, और एक दूसरी साइड होती है जो कि मींस ये उस पे उस साइड पे होती है जहां पर से ये प्रोड्यूस होती है, उस सेल पे होती है ये वाला साइड, ठीक है। तो अब ये जो एंटीबॉडी कैप्चरिंग साइड है, फॉर एग्जांपल ये एंटीजन है। एंटीजन, व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल होता है, ठीक है। एंटीजन में भी प्रोटीन, में भी कार्बोहाइड्रेट, में भी कुछ भी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक वायरस है, वायरस एंटीजन मीन्स ये एक फॉरेन पार्टिकल है वायरस। तो जैसे ये बॉडी में एंटर होता है, तो ये जो होती है एंटीबॉडी, ये अपने जो इसका एंटीबॉडी कैप्चरिंग साइट है, इससे ये जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करती है कि रिकॉग्नाइज करने के बाद मैं दिखाती हूँ, ये एक सेकेंड, देखें यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसके एंटीबॉडी के डिफरेंट, ये देखें, ये कोविड का है। दिस कोविड इज अ लाइक एंटीजन और लाइक फॉरेन पार्टिकल। और ये जो एंटीबॉडी है, ये जो कोविड है, कोविड की जो सरफेस होता है, फॉर एग्जाम्पल ये वायरस है, वायरस की सरफेस पे डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, ये सब प्रोटीन्स है जो यहाँ पर है, नजर आ रही हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या होती है? जो एंटीबॉडी का कैप्चरिंग साइट होता है वो इस कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो वायरस पे प्रोटीन होती है या किसी भी फॉरेन पार्टिकल पे प्रोटीन होती है। तो इसी तरह ये होता है जैसे एक लॉक और की होता है। तो एंटीबॉडी इज अ लॉक, और ये इसके ऊपर, वायरस के ऊपर जो प्रोटीन होती है, समझना ये की होती है। तो इस क्या होता है, लॉक की में बिल्कुल फिट हो जाता है, और इसके बाद क्या होता है, ये किस तरह न्यूट्रलाइज करता है, ये क्या करता है, इस तरह एंटीबॉडी जो है वो कैप्चर करती है। ये देखिए इसके ये डिफरेंट मैकेनिज्म है। ये जो एंटीबॉडी होती है क्या करती है, अब ये देखें, ये एंटीबॉडी है, ये इसने क्या किया है, ये फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे थे, इस वायरस से इसने वायरस के ऊपर जो प्रोटीन थी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, और सारी जब एंटीबॉडीज क्या कहते हैं इसके ऊपर फॉरेन फॉरेन पार्टिकल के ऊपर मतलब अटैच हो जाती हैं, तो क्या करती हैं कि जो बॉडी के वो वाले सेल होते हैं जो कि वायरस को जिनको किल करना होता है, ठीक है, तो ये फिर इजीली इनको एनगल्फ कर लेते हैं और फिर ये इनको किल कर देते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म कि एंटीबॉडी इस तरह फॉरेन पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करती है, सही। तो ये इस तरह से एंटीबॉडी करती है। तो अब क्या है, बेसिक थिंग है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी किस तरह बनती है। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो होती है इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई वायरस आता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के बी सेल्स होते हैं, वो मीन्स एक्सटेंसिव एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जल्दी जल्दी कैप्चर कर लेती हैं जितने भी वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में आ रहे होते हैं, और उनको वो वाले सेल जो किल करते हैं इन वायरस को, इजीली जल्दी से वो सेल इनगल्फ कर लेते हैं। अब मसला ये है कि अगर आपकी बॉडी जो है इनसफिशिएंट है एंटीबॉडीज बनाने में, तो क्या होगा, जब एंटीबॉडीज सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं होंगी बॉडी में, तो क्या होगा, जो वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में आ रहे हैं, तो वो इजीली जो है आपकी नॉर्मल हेल्दी सेल में एंटर हो जाएंगे और डिजीज प्रोड्यूस कर देंगे, जो कि आजकल कोरोना कर रहा है। कोरोना यही कर रहा है। और कोरोना हो क्यों रहा है, क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है ना, तो उनके ऊपर अटैक कर रहा है कोरोना। क्यों अटैक कर रहा है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। क्यों कमजोर है, कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। जो एल्डरी पीपल होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इतनी ज्यादा एंटीबॉडी बनाए, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें बाहर से दूसरा तरीका, एक तरीका ये है कि आपकी बॉडी खुद ही बना ले एंटीबॉडी,
सही है। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपकी बॉडी इज अनएबल टू सिंथेसाइज एंटीबॉडी, तो क्या है कि आप बाहर से लें, मतलब एज अ इंजेक्शन लें, एज अ मेडिकेशन लें। तो हम ये जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, बाहर से कैसे लेंगे? जब बनी हुई होगी तो लेंगे ना। मतलब बाहर अगर आप आउटसाइड ऑफ बॉडी लेने के लिए एंटीबॉडी, तो आपके पास इतनी एंटीबॉडीज होना चाहिए ना। तो वो किस तरह बनाते हैं हम? दिस इज मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो हम मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? कि फॉर एग्जांपल कोई एक हॉर्स है, सही है, ज़्यादातर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है ये हॉर्स और शीप और रैबिट की बॉडी में करते हैं। तो किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी जर्म है जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है, तो उस जर्म को क्या करते हैं? हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो जब उसको इंजेक्ट कर देते हैं हॉर्स की बॉडी में, तो क्या होता है? हॉर्स की बॉडी जो होती है वो फौरन स्टार्ट सिंथेसाइजिंग और मेकिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, तो वो जब बहुत ज़्यादा हॉर्स की बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, तो उस एंटीबॉडी को वो आइसोलेट कर लेते हैं फ्रॉम द ब्लड ऑफ हॉर्स और शीप। ठीक है, उसको आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद वो एज इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन सेव कर लेते हैं। और फिर जब, और ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है फॉर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना के लिए एंटीबॉडीज चाहिए, एंटीबॉडीज नहीं है। तो लोग क्या करेंगे? वैसे अभी तो जो कोरोना के लिए वैक्सीन आई है वो आरएनए वैक्सीन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है, हमने किस तरह एंटीबॉडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी को कोई भी HIV है, किसी को HIV है, तो क्या करा है कि HIV जो वायरस होता है, और जैसे अभी मैंने एक वायरस दिखाया था, तो उसकी वो उस वायरस को थोड़ा सा इनएक्टिवेट करके, मतलब वायरस वही होता है, उसको थोड़ा इनएक्टिवेट करके हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो हॉर्स की बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है एंटीबॉडी। जब खुद ही सिंथेसाइज, क्योंकि ये सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडीज इज अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल और डिफरेंट स्पीशीज। तो क्या होता है कि वो खुद ही जो है एंटीबॉडी सिंथेसाइज होती है, ठीक है, तो वो आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद जब किसी ह्यूमन बीइंग को कोई वही वाली डिजीज हो रही होती है, फॉर एग्जांपल उसी वायरस से हो रही होती है, तो जो बॉडी रेस की होती है और प्रोड्यूस की होती है एंटीबॉडी हॉर्स में या शीप में, तो वो इंजेक्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब एंटीबॉडी नहीं होती, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि एंटीबॉडी बनाए, तो हम वो बाहर से एंटीबॉडी लेते हैं। तो वो एंटीबॉडी क्या होता है, जो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हुआ हुआ होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये एक एग्जाम्पल है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की। क्या एग्जाम्पल है कि किस तरह से एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज डिफरेंट मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी से डिफरेंट एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जो कि फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग और फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज यूज होती हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। और एक वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी में ये होता है कि जीन जो है ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फिर एग्जांपल ले ले। जीन थेरेपी में क्या होता है? फॉर एग्जांपल बॉडी में कोई अच्छा, एंटीबॉडी जो होती है वो, ये याद रखना, प्रोटीन है, ठीक है। और जीन थेरेपी में क्या होता है कि जीन जो होता है, जीन क्या है? व्हाट इज द जीन? जीन आरएनए और डीएनए। तो जो आरएनए और डीएनए है ना, उसको यूज करते हैं इन द सेम वे जैसे अभी हमने एंटीबॉडी का बताया है, सही है। आरएनए और जी डीएनए यूज एज थेरेपी। मेरे ख्याल में आप लोगों ने नहीं, फॉर एग्जांपल हमने कौन सा अभी लेक्चर पढ़ा था पिछले वाले इसमें, अम, क्या जीन थेरेपी में बस आपको ये याद रखना है कि हम जीन यूज करते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल हम किसी की बॉडी में कोई वायरस एंटर हुआ है, उसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 हो रहा है, वायरस है उसके, वो आरएनए का वायरस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो वो आरएनए का वायरस है ना, उसके कम्प्लीमेंट्री एक जीन बनाएंगे जो कि मीन्स आउटसाइड द बॉडी, सही। तो जब वो जीन हम इंजेक्ट करेंगे
बॉडी में, तो वो आरएनए वायरस के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है, आरएनए वायरस के जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो क्या करेगा, उससे बाइंड कर लेगा। मैं अभी जीन थेरेपी का दिखाती हूँ। दिस इज द जीन थेरेपी। ये देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है, शेयर हो रही है स्क्रीन? ये देखें, दिस इज दी जीन थेरेपी में ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये वायरस है, ठीक है, और इस वायरस के पास एक जीन है, सही, और इस ये जीन जो है ये बॉडी में एंटर होता है और ये कोई भी, हाँ, इसके देखिए जीन थेरेपी में, रुके एक सेकंड, मैं कोई अच्छी सी पिक्चर देख लूं जो आप लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, जीन थेरेपी में ये होता है कि एक सेकेंड ना, कोई अच्छी पिक्चर सोच रही हूँ मैं। जीन थेरेपी में ये होता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी जेनेटिक डिजीज हो रही है, सही, किसी को भी कोई जेनेटिक डिजीज हो रही है, वही जो अभी हमने पहले वाली बात की थी कि सीक्वेंस में कोई डिफरेंस आ गया, उसकी वजह से कोई डिजीज हो गई, सही है। तो जीन थेरेपी में क्या होता है, जिस जीन की म्यूटेशन की वजह से कोई डिजीज हो रही होती है, उस उसका करेक्टेड जीन जो है वो इंजेक्ट करते हैं सेल में। तो क्या करता है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला हमारा जीन है, इस जीन में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसकी म्यूटेशन की वजह से डिजीज हो रही है, तो वो इसका जो करेक्टेड सीक्वेंस होगी वो हम बाहर से इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो करेक्टेड सीक्वेंस है वो जाकर जीन में यहाँ पर एकोमोडेट हो जाएगी, और फिर जब ये प्रोटीन ट्रांसलेट होगी या प्रोटीन सिंथेसाइज होगी तो वो करेक्टेड जीन से होगी। सो दिस वन इज द जीन थेरेपी, ठीक है। तो और क्या है, रिकमेंडेड फार्मास्यूटिकल्स में वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या है, अ टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल जो कि हम फार्मास्यूटिकल मींस जो कि हम डिजीज को क्योर करने के लिए हम इंसुलिन की थेरेपी यूज करते हैं, तो इंसुलिन की हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या होता है कि टिश्यू इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स हैं हमारी, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीज होती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसकी जो क्यों होती है कि कहीं से जो वेन होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लड की सप्लाई जो है वो हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि हम कोई भी ऐसा पैच तैयार करते हैं स्किन का और ब्लड वेसल का, जो कि सर्जिकली हम क्या कहते हैं, उस जो कि डैमेज वेसल होती है उसकी जगह हम वहां पर जाके इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टिश्यू इंजीनियरिंग। तो ये किस किस तरह होता है, इन दी लेबोरेटरीज, इन दी लेबोरेटरीज में जो है वो डिफरेंट टिश्यूज मीज प्रिपेयर करते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं एज अ पैच, और फॉर दी क्या कह सकते हैं हम कि या फॉर एग्जांपल हम लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में आपने पढ़ा होगा। लीवर ट्रांसप्लांट क्या है, वन ऑफ द मींस फील्ड ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग, मींस लीवर के जो टिश्यूज हैं उनको आर्टिफिशियली कल्टीवेट करते हैं, या आर्टिफिशियली उनको लेबोरेटरी में वो करते हैं, मीन्स प्रोलिफरेट करते हैं, और जो डैमेज ऑर्गन का डैमेज पार्ट होता है या लीवर का डैमेज पार्ट होता है उसको रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह न्यू जो हेल्दी सेल्स हैं वो लगा देते हैं। तो दीज आर दी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, और क्या था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्रीकल्चर अब एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हम फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बनाना, बनाना में सीड्स नहीं होती हैं, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं बहुत सारे मीन्स ऐसे हमारे फूड्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाइड किया है। फॉर एग्जांपल जो टोमेटोज होते हैं, ठीक है, तो अब
पहले जो हमारे पास टोमेटोज आते थे तो वो बड़े वाले होते थे, अब आप लोगों ने देखे होंगे अब छोटे भी आना शुरू हो गए। तो दिस इज वन ऑफ दी मीन्स ड्यू टू दी बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से उन्होंने जीन को, जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने जीन को मॉडिफाई करके ऐसे मीन्स टोमेटोज या प्रोड्यूस किए हैं जो चेरी टोमेटो होते हैं, मीन्स छोटे छोटे होते हैं जिनमें बीजें नहीं होती। सही है। तो ये क्यों है? ये सब फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट डिफरेंट मीन्स वर्सटाइल आपने क्रॉप पैदा किए कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि जो है बिग वाले टोमेटोज हैं उनकी सीड्स हैं, सम टाइम सीड्स से जो है स्टोन भी होता है। तो अब मतलब साइंस की फील्ड ने इतना ही ज्यादा वो तरक्की कर ली है कि इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी को से टोमेटो के जीन को मॉडिफाई करके अब ऐसे टोमेटो आ गए जो कि चेरी टोमेटो होते हैं जिनमें बीजेस नहीं होते, सीड्स नहीं होते। तो दिस वन ऑफ द मींस एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, और वी कैन से एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो ये है। इन्वायरमेंटल में क्या है? इन्वायरमेंटल में है इस तरह के इस तरह के मीन्स डिफरेंट जो माइक्रोब्स हैं उन उनमें इन्होंने इस तरह से, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल को आप ले लें कि इस तरह से जो फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं, सही है, डिफरेंट बैक्टीरिया को यूज करके ऐसे बैक्टीरिया मीन्स प्रोड्यूस किए हैं, बैक्टीरिया की मीन्स जीन को मॉडिफाई करके ऐसे बैक्टीरियाज प्रोड्यूस किए गए हैं जिनको जिनको जब आप सॉइल में मिक्स करते हैं और वहां पर अगर प्लास्टिक पड़ा होता है तो वो बैक्टीरिया जो है वो सॉइल प्लास्टिक को मीन्स गुड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है टू डिक्रीज द पोल्यूशन। तो दिस वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एंड एंजाइम प्रोडक्शन का हमने एग्जांपल पढ़ ली है, वो इंसुलिन। ठीक है। तो दिस इज ऑल द बायोटेक्नोलॉजी। और मैरीन बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? डिफरेंट अल्जी वगैरह को यूज की करके डिफरेंट बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी मीन्स कुछ ऐसी फिल्म्स बनती है या कुछ ऐसे टिश्यूज प्रिपेयर होते हैं अलगी वगैरह से, जो कि हम ह्यूमन की बॉडी में यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ ब्लड वेसल्स और इन प्लेस ऑफ योर स्किन। मगर अगर इफ योर स्किन इज समवन स्किन गेट बर्न, सो तो उसकी जगह आप पूरी स्किन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये था हमारा टोटल बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है। अब हम देखते हैं मुझे पता, ये स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, अब मैं देखती हूँ कि अगर हमारे पास वो वाला लेक्चर मुझे मिल जाए। अ, किसी को कोई पूछना है यहाँ तक? हेलो, हेलो, यहाँ यस तक मैम। हाँ, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? मैं वो वाला, अच्छा एक सेकेंड, किधर गया आप लोगों का? किसी के जहन में अगर कोई क्वेश्चन है ना यहाँ तक तो पूछ ले। बस हमारा एक टॉपिक और रह गया है, जरा अच्छा एक सेकेंड। एस
ये है। अच्छा, हाँ, तो ये वाला लेक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रह गया था बैलेंस ऑफ कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक एंड एम्फीबॉलिक। ये वाला हमने लेक्चर नंबर 18 डिस्कस कर लिया था। हेलो, किसी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, ये था एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। दिस वन। हमारे ये वाला एक लेक्चर रह गया था जो कि हमें डिस्कस करना था, ये हम कर लेते हैं। इसमें हमने डिस्कस करना है एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी में बैलेंस होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस कोई मुझे डिफाइन कर सकता है? हेलो, स्टूडेंट्स को कह दें कि मुझे ना ईमेल आईडी मत सेंड करें, मैंने सिर्फ अभी जूम लिंक भेजने के लिए कहा था। अब सब दोबारा से मुझे भेजना शुरू हो गए, मेरे पास है ईमेल आईडी। होम्योस्टेसिस क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और जितने भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको हमारी बॉडी में एक मीन्स यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन में मेंटेन होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की हमारी बॉडी में मेंटेन होती है, इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, और मीन्स अगर और हमारी बॉडी में सबसे जो अ, अ, सबसे ज्यादा पोर्शन जो होता है हमारी बॉडी में बाय परसेंटेज जो होता है वाटर होता है 80%, और बाकी जो होते हैं हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? स्टूडेंट्स आर कीप सेंडिंग ईमेल्स। तो क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस ना हो, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस हो जाती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में कितना पीएच नॉर्मल होना चाहिए? जो हमारी बॉडी का नॉर्मल पीएच है वो 7.4 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी में पीएच 7.4 से मीन्स एसिडिक पीएच क्या होती है? जितनी हम लो की तरफ जाएंगे, 0 to मीन्स 5, 6, 7, दिस इज द एसिडिक पीएच। और अगर हम 7 से ऊपर जाएंगे तो दिस इज द बेसिक पीएच। ठीक है, तो अगर बॉडी में हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस, बैलेंस क्यों जरूरी है? टू मेंटेन बॉडी पीएच। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस हो जाएंगे तो हमारी बॉडी की पीएच भी जो है वो डिसरेगुलेट हो जाएगी या डिसबैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगी। और बॉडी का नॉर्मल पीएच कितना होना चाहिए? 7.4। ठीक है, अगर 7.4 से पीएच कम हो जाती है तो क्या हो जाता है कि एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं एसिडोसिस। लो पीएच से एसिडोसिस क्यों हो रहा है? जितनी लो पीएच हो जाएगी बॉडी में, उतनी ही ज्यादा, फॉर एग्जांपल उतनी ही ज्यादा हमारी बॉडी में एसिडिटी हो जाएगी। और पीएच अगर 7.4 से ऊपर चली गई, मीन्स ज्यादा हो गई, तो क्या होता है कि पीएच बेसिक की तरफ चले आती है। बॉडी में कंडीशन होती है जिसको कहेंगे हम अल्कोलोसिस। तो ये जो एसिडोसिस और अल्कोलोसिस है, ये बोथ आर मीन्स नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग और फ्रॉम द फॉर द बॉडी। और ये
ये जो है इंडिकेशन है फॉर डिफरेंट डिजीजेस। फॉर एग्जांपल अगर एसिडोसिस होता है तो इसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है कि अ, और जो अल्कोलोसिस होता है, अल्कोलोसिस भी दो टाइप का हो सकता है, या तो मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मींस व्हाट डज मीन बाय रेस्पिरेटरी? अल्कोलोसिस और एसिडोसिस, इनका क्या मतलब होता है? अल्कोलोसिस और एसिडोसिस। बस आपको ये याद रखना है कि अगर बॉडी में, हमारी बॉडी में एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना जरूरी होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो दो कंडीशन होती हैं, या तो एल्कलोसिस होता है या फिर एसिडोसिस होता है। ठीक है, या तो एल्कलोसिस होता है या एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस क्या होता है? एसिडोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें एसिड्स बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एसिड्स कब ज्यादा हो जाते हैं? जब हमारी पीएच कम हो जाती है नॉर्मल से। नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 7.4। और एसिडोसिस कब होता है? एसिडोसिस जब होता है जब बॉडी में पीएच जो है नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है। मींस 7.4 से जब ज्यादा हो जाएगी पीएच तो अल्कलोसिस हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या होता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है? रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में जो लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव नहीं कर पाते, रिमूव नहीं कर पाते इजीली। दिस इज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आपको इस चैप्टर में, इस वाले लेक्चर में बस ये याद रखना है, दिस लेक्चर इज अबाउट एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बॉडी में एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस क्यों जरूरी है? जब हमारी बॉडी में एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट मींस नॉर्मल होते हैं या एक मींस वी कैन से यूनिफॉर्म अमाउंट में होते हैं, तो इसको हम, इस कंडीशन को कहते हैं होम्योस्टेसिस। और हमारी बॉडी में जो मेंटेनेंस है इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस की मेंटेनेंस की जो प्रोसेस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, अगर ये होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट, एसिड और बेस की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए तो दो कंडीशन होती हैं, एक होती है एसिडोसिस, एक होती है अल्कोलोसिस। तो आपको बस ये वाली इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द लेक्चर जो हमारे बीच में रह गया था। अब हम एक और हमारा छोटा सा लेक्चर रह गया था, उसको भी हम देख लेते हैं। आज हमें ये दिस वन बैलेंस जो है, बैलेंस ऑफ कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक एंड एम्फीबॉलिक प्रोसेसेस इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। इस वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो कैटाबॉलिक है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, एम्फीबॉलिज्म जो है वो, उनका बैलेंस होना क्यों जरूरी है और वो किस तरह बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल। एनाबॉलिज्म क्या है? मेकिंग अप द मैक्रोमोलिक्यूल। और एम्फीबॉलिज्म क्या है? वो मॉलिक्यूल जिनमें कैटाबॉलिज्म भी होती है और एनाबॉलिज्म भी होती है, उसको कहते हैं एम्फीबॉलिज्म और एम्फीबॉलिक पाथवेज, जहां पर दोनों चीजें हो रही होती है एक साथ। ठीक है, 10 मिनट्स रह गए हैं, जल्दी जल्दी हम ये कर लेते हैं। अच्छा, एनाबॉलिक पाथवे आप लोगों को पता है, कैटाबॉलिक पाथवे पता है, एम्फीबॉलिक पाथवे पता है। ठीक है, तो अब हम ये वाली पिक्चर देखते हैं। अच्छा, ये हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एम्फीबॉलिज्म, ये सारे पाथवेज एक साथ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि जब कार्बोहाइड्रेट की ये सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जब ये मेटाबोलाइज होते हैं तो एक कॉमन प्रिकर्सर बनाते हैं जो का होता है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए सिट्रिक एसिड साइकिल में चले जाता है और यहाँ पर इसकी कैटाबॉलिज्म हो जाती है। ठीक है, तो ये एक हमने सारे पाथवे की मेटाबॉलिज्म पढ़ ली किस तरह होती है। सही। और ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म था, एक सेकंड में, कुछ लिपिड की सब सारे मेटाबॉलिज्म इन्होंने पहले बताए हुए यहाँ पर। एक सेकंड, ये वाला है। ठीक है, ये देखें ये वाली पिक्चर। तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा होता है? ये सारे पाथवे जो होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म
और ये सारे एक साथ हो रहे होते हैं। जो किस तरह एक साथ हो रहे होते हैं कि जो मॉलिक्यूल कैटाबोलाइज़ होते हैं, वो एनर्जी यूज़ करते हैं, या जो उनके कैटाबॉलिज़्म से जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं, वो जाके एनाबॉलिज़्म डिफरेंट पाथवेज़ में चले जाते हैं, जहाँ पर वो दूसरे अदर मॉलिक्यूल की एनाबॉलिज़्म में यूज़ होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक हम एग्ज़ाम्पल लेंगे ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है? तो ग्लाइकोलिसिस में कैटाबॉलिज़्म हुई थी किसकी? ग्लूकोज की। तो हमें पे क्या मिला था? पायरुवेट। ये पायरुवेट क्या हुआ था? एनाबोलाइज हुआ। ठीक है, कहाँ एनाबोलाइज हुआ? फॉर दी फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे, ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हुआ कि इस पायरुवेट की एनाबोलिज्म हुई और इसने क्या सिंथेसाइज किया? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड ने क्या, फॉर एग्जाम्पल हम अगर ले लें या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस ले लें या फिर कोई हम दूसरा पाथवे ले लें, ठीक है, तो ये पायरुवेट ने सिंथेसाइज किया अमाइनो एसिड, एंड अमाइनो एसिड से फिर क्या बना? ग्लूकोनियोजेनेसिस में फिर चले गया अमाइनो एसिड, वहां पर क्या बना? दोबारा ग्लूकोज बना, ठीक है, या फिर ग्लाइकोजन। ठीक है, तो वो कहाँ से ग्लूकोज सिंथेसाइज जो ग्लूकोज या दूसरे प्रिकर्सर सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल अगर अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हुआ है किसी भी एनाबॉलिक पाथवे से, तो अमाइनो एसिड क्या करेगा? फिर प्रोटीन को बनाने में इन्वॉल्व होगा। प्रोटीन जब बनेगी तो क्या होगा? प्रोटीन इज इन्वॉल्व, फॉर एग्जाम्पल वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन, देयर इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, देयर इज अ मीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और अगर वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो वो कहाँ यूज हो रही है कि डिफरेंट ग्रोथ ऑफ डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ योर हेयर, ग्रोथ ऑफ, और अगर वो वाली प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है अमाइनो एसिड से जो कि सेल की डिवीजन में यूज हो रही है, तो so thereby it is involved in the growth. So ये जो इस लेक्चर का ये पर्पस था सिर्फ ये बताना कि बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। जो पाथवे जो कैटाबॉल जो पाथवे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की कैटाबॉलिज्म के होते हैं, वो इंटरलिंक होते हैं एनाबॉलिक पाथवे से। ठीक है, तो एक पाथवे से अगर फॉर एग्जांपल प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट कैटाबोलाइज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो दूसरे जो पाथवेज होते हैं उनमें एनाबॉलिक पाथवेज में यूज हो रहे होते हैं। एनाबॉलिक पाथवेज में जाने के बाद वो डिफरेंट प्रिकर्सर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं जो कि ह्यूमन की बॉडी के ग्रोथ में यूज होते हैं। ठीक है, तो बस आपको इस लेक्चर में ये बात याद रखनी है कि एनाबॉलिक pathway and catabolic pathway are interlinked with each other. सही। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी टुडेज जूम डिस्कशन। यहाँ पर आप लोग के सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए, और अगर किसी को कोई कुछ कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। मुझे ये बताएं किसी को किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है? आप लोगों को ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस सब समझ में आया है? मैं आप लोगों को एक और हेलो, 22 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। किसी को कोई एग्जाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, क्योंकि दिस इज द लास्ट जूम डिस्कशन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को नहीं आ रही है? हेलो, यस मैम, आवाज आ रही है। कुछ आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ ले, क्योंकि ये दिस वन दी लास्ट जूम डिस्कशन। आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया है। ये 2 लेक्चर, 3, एक बायोटेक्नोलॉजी वाला, एक एसिड बेस बैलेंस वाला, और एक जो है वो दूसरा जो अभी हमने मेटाबॉलिक पाथवेज का पढ़ा है। ये 3 रह गए थे जो मैंने यहाँ पर सम अप कर दिए हैं, और इनके लेक्चर आपको कल तक मिल जाएंगे LMS पे। ठीक है।